हेलो दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसे लड़के की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसके हिम्मत और हौसले को सुनने के बाद आप लोग के अंदर भी एक उम्मीद की किरण जाग जाएगी। ये लड़का साउथ कोरिया का रहने वाला जिसका नाम चंग जू यंग था। ये 1915 में पैदा हुआ था। ये साउथ कोरिया के एक गांव के इलाके में रहा करता था। ये अक्सर खेती किया करता था और इसके माँ बाप भी खेती किया करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी इनको एक टाइम का खाना भी सही से नसीब नहीं होता था। ये लड़का 14 ही 15 साल की उम्र में शहर भाग गया और शहर जाकर के वहां इसने मेहनत मजदूरी का काम करना चालू किया और ये बिना बताए हुए शहर चला गया था। इसके माँ बाप इसको ढूंढते हुए आए और इसको पकड़ करके वापस गांव ले गए। इसी तरीके से ये बीच में 2-3 बार शहर भाग भाग करके जाता रहा और इनके माँ बाप इनको पकड़ के वापस घर लाते रहे। लेकिन इसने जब शहर का लाइफ स्टाइल और शहर की जिंदगी देखी तो इसको वहां की दुनिया अच्छी लगी और वहां इसको ये लगा कि कम से कम 2 वक्त का खाना तो मिलता है। उसके बाद 1932 में जब ये 17 साल का हुआ तो ये शहर की तरफ गया और इसने एक सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में काम किया और वहां पे काम करते हुए ये बहुत अच्छी पोस्ट तक गया। फिर उसके बाद पास में ही एक राइस मतलब चावल की मिल थी, वहां इसको काम मिल गया और वहां पे ये डिलीवरी का काम करने लगा। डिलीवरी के काम करते हुए 6 महीने के बाद ही इसका मालिक इसके काम से बहुत खुश हुआ और इसको मैनेजर बना दिया। मैनेजर बनाने के कुछ समय बाद ही मालिक की बहुत तबीयत खराब हो गई और मालिक ने वो दुकान इसके नाम कर दी। इसने उस दुकान को काफी ग्रो किया और वहां से इसने अच्छा खासा पैसा कमाया। लेकिन उस बीच जापान और कोरिया का युद्ध छिड़ गया और जापानियों ने उसकी राइस मिल पे कब्जा कर लिया और फिर वो वहां से वापस अपने घर लौट गया। फिर जैसे ही ये युद्ध शांत हुआ वो फिर वहां से वापस आया और इसने कुछ पैसे लोन पे लेकर के वहां एक कार सेंटर रिपेयरिंग सेंटर खोला और रिपेयरिंग सेंटर खोलने के बाद उसका वो बिजनेस 6-8 महीनों में बहुत चल पड़ा। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह थी कि उसकी सेंटर में आग लग गई और इस आग के कारण सब तबाह बर्बाद हो गया और ये बेचारा निराश होकर के फिर वापस गांव की तरफ चला गया। इसको एक तो लोन भी अदा करना था और ऊपर उसमें जितने भी सामान गाड़ियां जली थी उसका भी कर्जा इसके ऊपर आ गया। फिर ये हिम्मत करके कुछ समय के बाद गांव से वापस आया और इसने कुछ पैसे बढ़ा करके लोन लेकर के अपना रिपेयरिंग सेंटर दोबारा स्टार्ट किया और इसने उसको इतना ग्रो किया कि 3 साल के अंदर इसने अपने सारे कर्जे अदा कर दिए और ये लोन भी चुकता कर चुका था। लेकिन वही बात है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। फिर से जापान का युद्ध कोरिया से हो गया और उसके गैराज को उठा करके कोरिया ने कब्जा कर लिया और वो बेचारा निराश होकर के फिर गांव लौट गया। लेकिन इस बार उसने कुछ सेविंग्स कर ली थी। सेविंग्स के बाद वो जब युद्ध शांत हुआ तो वो फिर वापस आया और उसके पास लगभग 50-60 हजार रुपए इकट्ठा हो गए थे। उन 50-60 हजार रुपए से उसने फिर से अपना सर्विस सेंटर चालू किया और उसको इस बार यूएस मिलिट्री उनके जो ट्रक हुआ करते थे उसका काम मिलने लगा और वो उसकी रिपेयरिंग करने लगा। उसी समय उसका ध्यान वहां इंफ्रास्ट्रक्चर सिविल के वर्क पे गया। यूएस में जो बिल्डिंगें बन रही थी और बड़ी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर लाई जा रही थी उसका ध्यान उस तरफ गया और अपना उसने पैसा निकाल करके वहां लगाया और उसने ग्रो किया। उसी समय अमेरिका में कंस्ट्रक्शन का काम बहुत तेजी से बढ़ रहा था और उसकी नजर उस काम पे पड़ी और उसने अपना सारा ध्यान कंस्ट्रक्शन के काम पे लगा दिया। 1947 में उसने अपना ये काम चालू किया और 1950 में उसने इतनी तरक्की कर ली जिसकी कोई भी उम्मीद नहीं कर सकता था। लेकिन 1950 में फिर एक बार नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच युद्ध हो गया और इतनी दहशत फैल गई कि वहां के हर व्यापारी को अपना देश छोड़ के भागना पड़ रहा था। उसने उस समय वहां पर रुक करके हिम्मत से काम लिया और 1953 में उसके जो रिश्ते अमेरिका से अच्छे बन चुके थे उसके बेसिस पे उसको बड़े बड़े काम मिलने लगे और यहाँ साउथ कोरिया में जो बिल्डिंगें जो इंफ्रास्ट्रक्चर सब तबाह बर्बाद हो चुकी थी उसके तरफ भी उसका ध्यान गया और उसने टेंडर डालना चालू कर दिए। इसी तरीके से उसका काम बढ़ता रहा और वो अपना काम में प्रोग्रेस करता चला गया। 1967 में जब साउथ कोरिया ने ये बात बोली कि कोई भी देश या कोई भी कंपनी बाहर से आकर के अगर साउथ कोरिया में काम करना चाहता है तो उसको किसी अंदर के बंदे के साथ टाई अप करना पड़ेगा, हाथ मिलाना पड़ेगा। ये अपॉर्चुनिटी तो उसके लिए जैसे एक सुनहरा मौका साबित हो गई और उसने एक कार बहुत नामी कंपनी फोर्ड के साथ अपनी टाई अप करके कार बनाना चालू कर दी और उसकी कार 3 सालों के अंदर इतनी तरक्की कर गई कि फोर्ड का नाम पीछे रह गया और फोर्ड इसी चीज से परेशान होकर के उससे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया उसने अपना।
इसी तरीके से थोड़ा समय आगे बढ़ा और वो कार कंपनी में धूम मचाने लगा। उसने लगभग 30,000 कार साउथ कोरिया के अंदर बेच डाली। लेकिन उसको यहीं पे नहीं रुकना था, अब वो वर्ल्ड की तरफ नजरें देख रहा था और उसने अमेरिका के साथ काम करने की कोशिश करी। लेकिन उससे पहले वो ब्रिटिश के अंदर अपना पूरा काम फैला चुका था, जैसे कनाडा, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इन सब जगह पे वो अपनी कार की कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल चुका था। लेकिन उसकी मार्केट तभी बूम होने वाली थी जब उसको अमेरिका में काम मिलता। उसने अमेरिका में किसी तरह से एंट्री ली और कार बनाई, लेकिन अफसोस की बात फिर एक बार उसका मॉडल फ्लॉप हो गया और अमेरिका में उसकी वो टिकाऊ कार चल नहीं पाई और उसका बहुत सारा पैसा डूबा। लेकिन ये इंसान हिम्मत ना हारने वालों में से था और वो फिर उसने 2 साल के बाद अपनी कार का मॉडिफिकेशन किया और उसने अमेरिका की मार्केट में अपनी कार उतारी और उसकी कार ने इतना धूम मचाया कि आप इस चीज की एक्सपेक्टेशन भी नहीं कर सकते। 1990 होते होते इस बच्चे ने अमेरिका के अंदर 2.5 लाख कारें बेच दी थी और ये धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में अपनी छाप छोड़ता गया। आज ये बच्चा और कोई नहीं, Hyundai कंपनी का मालिक था और ये आज टॉप 100 कंपनीज, वैल्यूएबल कंपनीज के मालिकों में शुमार किया जाता है। और इसी के बाद सबसे ज्यादा प्रोडक्शन देने वाली इंडिया के अंदर टोयोटा और फॉक्सवैगन के बाद जो कंपनी का नाम आता है वो Hyundai का नाम आता है और अभी इसने लगभग 200 देशों के अंदर अपना व्यापार स्थापित कर लिया है। तो देखिए, एक बच्चा जो एक खेती किसानी करता था, वहां से उठ करके उसने अपना इतना लंबा सफर तय किया और अपनी हिम्मत की उड़ान उसने ऐसी उड़ी कि उसके पंख देख के लोग परेशान हो गए। अगर ऐसी स्टोरी आप हमसे सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट